दोस्तों आदाब। आज 28 अगस्त 2026। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इटली के आसमान में लगी आग तो 2 जिंदगियां हुई राख। ईरान में मुस्लिम उम्मत को पुकारा तो एकता की आवाज बुलंद हुई। तेहरान में महंगाई ने 128% का वार किया तो जंग ने अर्थव्यवस्था को बेहाल किया। तुलसी गबाड़ की चेतावनी आई सामने। क्या ट्रम्प ने दुनिया को तेल संकट की तरफ धकेल दिया? वेस्ट बैंक में इजराइल का विस्तार बढ़ा तो 2 स्टेट सोल्यूशन पर सवाल खड़ा हुआ। सीरिया में डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ तो पाबंदियों का पुराना दौर पीछे छूटा। और उधर नेपाल में ग्लेशियर टूटा तो मौत का आंकड़ा बढ़ा। हजारों के लापता होने का दर्द गहरा हुआ। देखिए आज की पूरी तस्वीर, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपा है एक बड़ा असर और हर मोड़ पर खड़ा है एक बड़ा सवाल। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इटली से आई उस खौफनाक खबर की जिसने कुछ ही सेकंड में 2 जिंदगियां खत्म कर दी और देखने वालों को दहला दिया। इटली के पिडमट इलाके में कैंपिली चियोली डैम के पास एक 2 सीटर हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। सब कुछ सामान नजर आ रहा था, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर हाई टेंशन केबल लाइन से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हेलीकॉप्टर हवा में ही आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते आग का गोला बनकर जमीन पर गिरा। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का वीडियो सामने आने के बाद इसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ ही पलों में आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर आग की लपटों में बदल गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हेलीकॉप्टर उस हाई टेंशन केबल से टकराया कैसे? क्या पायलट को केबल दिखाई नहीं दी? क्या मौसम या विजिबिलिटी से जुड़ी कोई परेशानी थी या फिर हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से पायलट उसे संभाल नहीं पाया? फिलहाल इटली की संबंधित एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में ये पता लगाने की कोशिश होगी कि हादसा मानवीय गलती की वजह से हुआ है, तकनीकी खराबी से हुआ है या फिर कोई और वजह इसके पीछे थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं ईरान की, क्योंकि यहाँ से एक ऐसा पैगाम आया है जिसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत पर पड़ सकता है। ईरान के राष्ट्रपति यानी सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियान ने 27 अगस्त को 40वीं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए मुस्लिम उम्मत से अपने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील की है। लेकिन ये सिर्फ एक अपील नहीं थी, इसके साथ ईरान ने एक खास सुरक्षा व्यवस्था का प्लान भी सामने रखा है। पेजिशकियान ने साफ कहा है कि किसी भी मुस्लिम मुल्क की जमीन या उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क के खिलाफ हमले के लिए नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी मुस्लिम देश पर हमला होता है तो किसी दूसरे मुस्लिम देश को अपनी जमीन, एयर बेस या एयर स्पेस उस हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। ईरान का कहना है कि मुस्लिम मुल्कों को अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी ताकतों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय आपस में मिलकर अपनी सिक्योरिटी का सिस्टम तैयार करना चाहिए। यही वजह है कि ईरान ने म्यूचुअल सिक्योरिटी और नॉन एग्रेशन पैक्ट की बात रखी है। इसका सीधा मतलब है मुस्लिम और अरब मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, एक दूसरे की सरहदों और आजादी का सम्मान करेंगे और किसी तीसरे मुल्क को एक मुस्लिम देश के खिलाफ दूसरे मुस्लिम देश की जमीन या एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। यानी ईरान जिस मॉडल की बात कर रहा है उसमें मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद क्षेत्रीय देशों के हाथ में हो। डॉक्टर मसूद पेजिशकियान ने यह भी कहा है कि मुस्लिम देशों को किसी दूसरे मुस्लिम देश को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और न ही अपनी सुरक्षा के नाम पर किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क को खतरे में डालना चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की मौजूदगी और प्रभाव को लेकर ईरान में लंबे समय से सवाल उठता रहा है। इसी बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच बने मक्का पैक्ट में ईरान को शामिल किए जाने की संभावनाओं की भी बातें सामने आई। हालांकि ईरान इससे जुड़ी दावत की अफवाहों को पहले ही खारिज कर चुका है। इसलिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान का ये म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट सिर्फ
एक राजनीतिक प्रस्ताव बनकर रह जाएगा या फिर मुस्लिम और अरब मुल्क हकीकत में किसी साझा सुरक्षा व्यवस्था की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, अब बात उस खबर की जिस पर शायद सबसे ज्यादा गंभीरता से चर्चा की जरूरत है। जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों से नहीं लड़ी जाती। जंग का सबसे लंबा असर अक्सर मुल्क की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और ईरान इस वक्त इस आर्थिक दबाव से गुजर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पहले से ही कई सालों से सख्त अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का सामना कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीने से जारी जंग ने उसकी आर्थिक मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरानी करेंसी रियाल लगातार दबाव में है। जब किसी मुल्क की करेंसी कमजोर होती है तो उसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है। आयात महंगा होता है, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते हैं, कारोबार पर असर पड़ता है और लोगों की खरीदने की ताकत कम होती है। ईरान में भी यही तस्वीर सामने आने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय से चल रही पाबंदियों और जंग के कारण कारोबार के रास्ते प्रभावित हुए। तेल निर्यात पर भी भारी दबाव है, जबकि तेल ईरान की कमाई का सबसे अहम जरिया है। अगर तेल की बिक्री प्रभावित होती है तो सरकार की आमदनी कम होती है। आमदनी कम होने का मतलब है कि सरकार के पास विकास, सब्सिडी और दूसरी जरूरतों पर खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। इसी बीच रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में खाने पीने की चीजों के दाम 128% से ज्यादा बढ़ने का दावा किया गया है। अगर ये आंकड़ा सही है तो इसका मतलब आम परिवारों के बजट पर कितना बोझ पड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ गिरता रियाल और तीसरी तरफ बेरोजगारी और गरीबी का दबाव, इन तमाम चीजों ने ईरानी नागरिकों की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन ईरान के सामने सिर्फ घरेलू संकट नहीं है, अमेरिका की नई पाबंदियां भी दबाव बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ जंग की वजह से कारोबार और तेल के रास्तों पर असर पड़ रहा है, यानी ईरान को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या आर्थिक संकट ईरान को अमेरिका के साथ समझौते के लिए मजबूर कर सकता है? रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में जंग रोकने को लेकर बातचीत की खबरें जरूर सामने आती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान अमेरिकी शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। यानी ईरान की आर्थिक हालत मुश्किल जरूर है, लेकिन तेहरान अपने राजनीतिक और रणनीतिक रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही ईरान की मौजूदा स्थिति की सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ अर्थव्यवस्था पर दबाव, दूसरी तरफ जंग का खतरा और तीसरी तरफ अमेरिकी पाबंदियां। अब देखना होगा कि ईरान इन तीनों दबावों का सामना कब तक और किस तरह करता है। दोस्तों, अब आते हैं अमेरिका के सामने आई उस खबर पर जिसने ईरान जंग को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी थी। बताया गया कि गबार्ड ने ट्रंप को आगाह किया कि ईरान पर हमला करने से ऐसा संकट पैदा हो सकता है जिसे बाद में संभालना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने 3 बड़े खतरे की तरफ इशारा किया था। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी, दूसरा, पूरी दुनिया में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और तीसरा, ईरान के अंदर सख्त मिजाज ताकतों का और ज्यादा मजबूत होना। इसके बाद 6 महीने के भीतर रिपोर्ट के मुताबिक गबार्ड की चेतावनियों में बताए गए कई खतरे सामने आते दिखाई दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ा, तेल बाजार में संकट गहराया और ईरान अमेरिका टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि तुलसी गबार्ड और जेडी वेंस ने ट्रंप को ईरान युद्ध से बचने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद सैन्य रास्ता चुना गया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर राष्ट्रपति को अपनी ही इंटेलिजेंट टीम से इतने बड़े आर्थिक और रणनीतिक खतरों की चेतावनी मिली थी तो फिर सैन्य कार्रवाई क्यों चुनी गई? क्या अमेरिका को लगा कि ईरान पर दबाव डालकर जल्दी से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, या फिर ये आकलन गलत साबित हुआ?
दोस्तों हम रुख करते हैं फिलिस्तीन की तरफ, जहां वेस्ट बैंक को लेकर इसराइल का रुख एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय यानी आलमी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के विस्तार को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीनी इलाका है और गजा से अलग है। यही वो इलाका है जहां मुस्तकबिल की फिलिस्तीनी रियासत को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है, लेकिन अब वहां इजरायली बस्तियों के विस्तार की खबरों ने टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि नेतन्याहू ने 104 बस्तियों और 160 फर्मों को सही ठहराया है और इसे सिर्फ शुरुआत बताया है। यानी दावा यह है कि आने वाले वक्त में वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार और ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फलस्तीनी इलाकों के बीच संपर्क और भी कमजोर हो सकता है और एक अलग फलस्तीनी राज्य की संभावना और मुश्किल हो सकती है। अमेरिका के 45 डेमोक्रेटिक सीनेटरों की तरफ से भी इजरायली सरकार को बस्तियों के विस्तार और हिंसा को रोकने की मांग की गई, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सरकार ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अमेरिका की निगरानी वाले इंटरनेशनल गजा सपोर्ट सेंटर से ब्रिटिश अधिकारियों को बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन की तरफ से इजराइल की नीतियों पर सख्त बयान दिए गए हैं और इजरायली सामान पर पाबंदियों की खबरों ने तनाव और बढ़ाया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन की नीतियों को एंटी इजराइल करार दिया और यूरोपीय देशों पर भी नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर गजा में सीजफायर और राहत पहुंचाने की कोशिशों पर पड़ सकता है। अगर इजराइल और उसके पुराने पश्चिमी सहयोगियों के बीच दूरी बढ़ती है तो आने वाले दिनों में डिप्लोमेटिक दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी एक तरफ वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार, दूसरी तरफ गजा का संकट और तीसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ बढ़ता मतभेद। दोस्तों अब आगे इस वीडियो में बात करते हैं सीरिया की। दशकों से अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों और आर्थिक अलगाव का सामना कर रहे सीरिया में अब कुछ बड़े बदलाव दिखाई देने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में पहली बार डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई। सीरिया के राष्ट्रपति यानी सदर अहमद अल शरा ने खुद पहला पेमेंट किया। ये इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि लंबे वक्त तक सीरिया अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से काफी हद तक कटा रहा। अब पाबंदियां हटने के बाद सीरिया के लिए डिजिटल बैंकिंग और ग्लोबल डिजिटल मार्केट में शामिल होने के नए रास्ते खुल रहे हैं। रिपोर्ट में भी बताया गया कि अमेरिका ने 47 साल बाद सीरिया को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट से बाहर कर दिया है। यानी दशकों से चले आ रहे आर्थिक दबाव में एक बड़ा बदलाव आया है, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल मौजूद है। सीरिया को अमेरिकी रियायतें मिल रहे हैं, डिजिटल पेमेंट का रास्ता खुल रहा, बैंकिंग सिस्टम में वापसी की उम्मीद बढ़ रही, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से सीरिया में किए जा रहे हमले को लेकर सीरियाई क़यादत की प्रतिक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इन अमेरिकी रियायतों के पीछे कोई राजनीतिक समझौता है? क्या सीरिया को आर्थिक मदद और राहत के बदले इजराइल के खिलाफ सख्त रुख न अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? रिपोर्ट इन सवालों को उठाती है, लेकिन इनका पक्का जवाब अभी सामने नहीं है। दोस्तों अब आते हैं नेपाल की उस भयानक त्रासदी पर जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। नेपाल में कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि नदियों का पानी बेहद तेज रफ्तार से बहता नजर आया। कई जगह पानी का बहाव इतना ताकतवर था कि भारी भरकम चट्टाने और बड़े पत्थर भी पानी के साथ बहते दिखाई दिए। नेपाल के रसुआ इलाके में ग्लेशियर टूटने के बाद हालात बेहद खराब हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर कंफर्म हो चुकी है और करीब 1400 लोगों के लापता होने की बात सामने आई है। इनमें 300 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी शामिल बताए गए हैं। हालांकि ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं और हर गुजरते वक्त के साथ मरने वालों और लापता लोगों की संख्या में बदलाव हो सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया गया है कि करीब 5200 मीटर की ऊंचाई से ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा लगभग 1200 मीटर नीचे आकर गिरा। सोचिए, इतनी ऊंचाई से बर्फ और चट्टान का इतना बड़ा हिस्सा नीचे गिरता तो उसके बाद पानी का बहाव कितना खतरनाक होगा। इसी ग्लेशियर टूटने से अचानक आई तबाही ने पूरे इलाके में भारी नुकसान किया। बस्तियां प्रभावित हुई, लोग लापता हुए और चारों तरफ चीख पुकार का माहौल बन गया।
इस मुश्किल वक्त में भारत ने नेपाल की मदद के लिए राहत और बचाव दल भेजे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी सहायता पहुंचने की शुरुआत हुई है। इस वक्त सबसे जरूरी चीज है राहत और बचाव का काम तेज करना, लापता लोगों को तलाशना और प्रभावित परिवारों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाना। तो दोस्तों, आज की पूरी तस्वीर अगर एक साथ देखें तो एक तरफ ईरान अमेरिका टकराव और उससे पैदा होता आर्थिक संकट, दूसरी तरफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की ईरान की कोशिश है। वहीं फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक का सवाल है और इजराइल की नीतियां, पश्चिमी देशों के साथ बढ़ता तनाव, सीरिया में पाबंदियों के बाद आता बदलाव और आखिर में नेपाल में कुदरत का ऐसा कहर जिसने सैकड़ों परिवारों को उजाड़ दिया। यानी आज की दुनिया में जंग, सियासत, पाबंदियां और कुदरती आफत चारों एक साथ इंसानी जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।